सर अभी फुल स्क्रीन है ना? यस चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट। कोई होमवर्क दिया गया था? ये मतलब ये वाली सीट आपको सारा भेज दिए गए हैं? पास्ट पास्ट वाली। चलो आ जाओ। ये सब सबसे पहले बताना व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की लेबर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूट द लेबर कॉस्ट या द अमाउंट ऑफ लेबर टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द customers. And for computing the labor cost recoverable from the customer, you have to ascertain a effective labor hours rate. And for computing the effective labor hours rate, the labor hours rate is equal to भाई सारी पिंकी अपने साइड चेक करो। नो सर अभी भी नहीं आते। क्यों आदित्य वॉइस है ना? आ रही है सर। पिंकी आई एम ऑडिबल? क्यों रीना आई एम ऑडिबल? यस सर। बताना लेबर आवर्स रेट की अगर हम बात करें तो टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग प्रोडक्टिव आवर्स एंड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट व्हिच आर पेड और पेबल इन कैश और इन काइंड बाय द एम्प्लॉयर। वो टोटल ले लेना है और डिवाइड करना है प्रोडक्टिव आवर्स से। एंड व्हेनेवर वी कंप्यूट द प्रोडक्टिव आवर्स टोटल आवर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माइनस क्या करते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम का मतलब द टाइम which is loss due to organization not due to the employee। क्लियर? मतलब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है दैट विल बी द नॉर्मल लॉस। जस्ट लाइक कि हो सकता है कि फैक्ट्री गेट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचने का जो टाइम हो रहा है या फिर हमारा क्या हो सकता है दैट विल बी नॉर्मल आइडियल टाइम। थोड़ा सा रेस्ट की अगर बात है रेस्ट हो गया फटीग हो गया वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे नॉर्मल आइडियल टाइम। अगर एबनॉर्मल आइडियल टाइम की अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल आइडियल टाइम जो ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन्स है या फिर अदर फैक्टर्स है बट नॉट अ नॉर्मल्स। नेक्स्ट आता है बताना लेबर इफेक्टिव लेबर आवर्स रेट आने के बाद यू हैव टू कंप्यूट द ओवर टाइम कॉस्ट। ओवर टाइम कॉस्ट की अगर बात करें तो ओवर टाइम एक होता है ओवर टाइम और दूसरा होगा हमारा ओवर टाइम प्रीमियम होगा। देखो ओवर टाइम जो पेमेंट किया जाएगा उसमें दो पेमेंट होगा एक नॉर्मल वेजेस पेमेंट होता है प्लस ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट किया जाता है। जो नॉर्मल वेजेस आपका पेमेंट किया जा रहा है ड्यूरिंग द ओवर टाइम पीरियड वो हमारा क्या बन जाएगा लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और ओवर टाइम प्रीमियम जो बन जा रहा है उसके लिए चार केसेस हो सकते हैं। अगर ओवर टाइम वर्क किया जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर तो वो जिस कस्टमर के बिहाफ पे है उस कस्टमर के लिए लेबर कॉस्ट बन जाएगा डायरेक्टली। और अगर मान के चलो ड्यू टू बर्डन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा ओवरहेड बन जाएगा और ओवरहेड में वो ओवर टाइम प्रीमियम चला जाएगा। नेक्स्ट अगर मान के चलो किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से है तो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे और उसको वहां पे रिकवर करेंगे। और अगर मान के चलो कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से है तो वो हमारा कहां पे ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि सर कभी कभी हम अपने इफिशियंसी बढ़ाने के लिए लेबर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कोई स्कीम फॉलो करते हैं इंसेंटिव प्लान फॉलो करते हैं। और इंसेंटिव प्लान को अगर हम फॉलो करने जा रहे हैं देयर आर टू इंसेंटिव प्लान हेल्थ प्लान और कौन सा हो जाएगा प्रोवन। हाल से में क्या किया जाएगा कि उनके जितने भी टाइम सेव होगा उसके
20% का क्या पेमेंट किया जाएगा, बोनस पेमेंट किया जाएगा। और अगर हाल से है तो प्रोपोर्शनेट टाइम सेव के रिस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, बोनस पेमेंट किया जाएगा। अंडर द हाल से प्रीमियम अगर हम बात करें तो टोटल सेविंग इंटू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड, ये हमारा बन जाएगा बोनस टाइम इंटू कर देंगे क्या हम लोग, नॉर्मल वेजेस, तो हमें मिल जाएगा बोनस अमाउंट। और जो लेबर कॉस्ट आएगी वो लेबर कॉस्ट हो जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बोनस हो जाएगा। अगर नॉर्मल वेजेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन या फिर एक्चुअल टाइम इनटू क्या करेंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस क्या कर दे, बोनस, तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, अगर लेबर टर्नओवर की बात करें तो लिविंग एंड कमिंग ऑफ द वर्कर, जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं, जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, उनके आने और उनके जाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन इस लॉस को कवर करने के लिए क्या करता है, एक रेशियो फाइंड आउट करता है, दैट रेशियो विल बी नोन एज व्हाट, लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर की अगर बात करें तो मेजरमेंट लेबर टर्नओवर रेशियो को तीन तरीके से किया जाएगा, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में भी दो आपके मेथड हो जाएंगे। एक मेथड वहां पे कंसीडर किया जाएगा जब नई रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो उस केस में हम फ्लक्स मेथड ही अप्लाई करेंगे। अगर हम सेपरेशन मेथड में बात करें तो सेपरेशन मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन रोल ड्यूरिंग द ईयर इनटू क्या हो जाएगा 100। और रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय रोल ऑन द रोल ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100। रोल का मतलब कितने एवरेज हमारे एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर काम कर रहे हैं। फ्लक्स मेथड की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर सेपरेटेड डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एवरेज रोल ड्यूरिंग द ईयर इनटू 100 करेंगे। अगर ये रेशियो हमारा लोअर है तो इसका मतलब लेबर टर्नओवर रेशियो कम है और हमारी लेबर लिविंग एंड कमिंग की वजह से कोई लॉस नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि सर अगर हमारे पास वर्कर छोड़ के जा रहे हैं तो व्हाट विल बी द रीजन, रीजन क्या हो सकता है, कॉजेस क्या हो सकता है। और अगर वर्कर कोई छोड़ के जा रहा है तो हमारे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो हमारा नुकसान हो सकता है कि जो पुराने वर्कर जा रहे हैं छोड़कर, उनकी वजह से जो नए आएंगे उनकी इफिशिएंसी क्या होगा, पुराने की रिस्पेक्ट में कम होगा। जो पुराने वर्कर 5 घंटे में वर्क कंप्लीट करते थे वही हो सकता है 10 घंटे और 8 घंटे में कंप्लीट करें। जहां पे मुझे पेमेंट 5 घंटे का करना पड़ रहा था वहां पे पेमेंट 8 या 10 घंटे का करना पड़ सकता है। दूसरा हमारा क्या होगा कि रिक्रूटमेंट करना, सेटलमेंट करना, उनको सारी चीजें कराने में हमारा टाइम आवर्स होगा और टाइम आवर्स में हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन न होने की वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस भी हो सकता है। तो आज नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दैट विल बी द causes of labor turnover ratio, causes of labor turnover ratio, causes पर्सनल कॉजेज हो सकता है, अनअवॉइडेबल कॉजेज है और अवॉइडेबल कॉजेज। पर्सनल कॉजेज इसको इंपॉर्टेंट टिक करना फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस, और ये क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा। सॉरी 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ 6 में बराबर। अमित सुनो, सर क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। पर्सनल कॉजेज में लिख लो, पर्सनल कॉजेज। चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, पहला चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट। दूसरा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ एंड ओल्ड एज, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ एंड ओल्ड एज। तीसरा लिख लो डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली
discontentment over job and working environment. Discontentment over job and working environment. ये 4 रीजन है हमारे पर्सनल। अगर हमारे वर्कर फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे हैं तो पर्सनल रीजन क्या हो सकता है? चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट। दूसरा है प्री मेच्योर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट जिस डेट पे होनी चाहिए उससे पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? इल हेल्थ या फिर उनकी ओल्ड एज है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। और फिर क्या आएगा हमारा? डिसकंटेनमेंट ओवर जॉब एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी पर्सनल रीजन हो सकता है। हो सकता है कि वो सिर्फ फाइनेंस का जॉब चाहिए और हमने उनको क्या किया है? अकाउंट का जॉब देकर रखा है। डिसकंटेनमेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। अनअवॉइडेबल कॉजेस, अनअवॉइडेबल कॉजेस, seasonal nature of business, seasonal nature of business, shortage of raw material, power slack market for product, shortage of raw material, power slack market for product, change in plant location, disciplinary measures। ये 4 चीजें अनअवॉइडेबल है। ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। सीजन, अब ऑर्गेनाइजेशन सीजनल नेचर का है, एसी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस समय गर्मी के समय इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? दैट विल बी द वर्कर। लेकिन हाँ, जैसे ही ठंडी आएगी हमें वर्कर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिविंग हो सकते हैं हमारे। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर स्लैक मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, चेंज इन प्लांट लोकेशन। मैंने प्लांट लोकेशन चेंज कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन हाँ, चेंज करने से हमारे एम्प्लॉय वहां पे जाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है हम रिमोट एरिया में चले गए अपने प्लांट को लेके, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी या अदर थिंग्स पॉलिसी एंड डिसिप्लिनरी मेजर। मैं ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूं, बट कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो हमारी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अवॉइडेबल कॉजेस, अवॉइडेबल, avoidable causes, dissatisfaction of job, dissatisfaction of job, remuneration hours, remuneration hours, वर्किंग कंडीशंस। अवॉइडेबल है, जिसको हम बचा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो बचा सकता है। अगर जॉब से डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉय, तो मैं पूछूंगा भाई क्यों तू डिससेटिस्फाइड है? रेमुनरेशन रीजन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? आर्स, या फिर क्या हो सकता है? वर्किंग कंडीशंस। स्ट्रेंथ रिलेशनशिप, स्ट्रेन रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट, खटपट चल रही है मैनेजमेंट के साथ। स्ट्रेन रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट। और थर्ड, सुपरवाइजर और फेलो कलीग। और फोर्थ, लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, लो वेजेस एंड अलाउंसेस। ये कॉजेज है। नेक्स्ट बच्चों, अब पता नहीं ये कॉजेज है, कॉजेज कौन सा है? लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ने का। अब पता नहीं इसका रेमेडियल क्या हो सकता है? देखो, इसका अवॉइडेबल तो रेमेडियल है,
रिमेडियल क्या, डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है भाई बता तू किस जॉब करना, कौन सी जॉब करना चाहता है, मैं उस जॉब व प्रोफाइल में तेरा अपॉइंटमेंट करता हूँ, तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन उसकी इंक्रीज नहीं हो रहे, इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग आर्स बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो, रेमेडियल स्टेप टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, एग्जिस्ट इंटरव्यू, जॉब एनालिसिस एंड इवेल्युएशंस, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड प्रमोशंस, इनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब ये इसको देखो, याद नहीं करना है इसको। अब बता ना, रेमेडियल स्टेप टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, मतलब हमारे लेबर टर्नओवर जो बढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से, पहला तो उनकी जॉब एनालिसिस या इवेल्युएशन कर लेते हैं। हो सकते हैं उनकी जॉब जिस बेसिस पे है, जिस लेवल पे है, उस लेवल को उनका रेमुनरेशन नहीं मिल रहा है, तो उनका इवैल्यूएशन करके उनकी रेमुनरेशन या उनकी जॉब प्रोफाइल को क्या करेंगे, ठीक करें। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक सिस्टम ही नहीं। साइंटिफिक सिस्टम क्या, सबसे पहले सर इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू के बाद उनके सारे के सारे सिस्टमैटिक फॉलो करना, ऐसा नहीं कि कोई भी आया सर बायोडाटा दिया, अपना रिज्यूमे दिया और हमने क्या किया, इमीडिएट उनको हायर कर लिया, नहीं। साइंटिफिक सिस्टम होनी चाहिए, एक सिस्टम के साथ साथ सिलेक्शन, प्लेसमेंट और साथ में उनकी प्रमोशन की भी क्या होनी चाहिए, हमारा ओवरव्यू या गारंटीड होनी चाहिए। इनलाइटेंड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ क्या होना चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना पड़ेगा, वो सारे के सारे होने चाहिए, इसको करने की जरूरत नहीं। यूज ऑफ कमेटी, कमेटी का मतलब हमें अपने वर्कर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बना के रखना पड़ेगा ताकि वो देखता रहे। बस इसको लिखना हो तो हेडिंग लिख लो आप। रेमेडियल स्टेप में पहला एग्जिस्ट इंटरव्यू, जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशंस, एग्जिट इंटरव्यू, क्यों जा रहे हैं उसका इंटरव्यू लेना है मेरा।
चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो कॉस्ट एसोसिएटेड विथ लेबर टर्नओवर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ लेबर टर्नओवर, एक होगा हमारा प्रिवेंटिव कॉस्ट, दूसरा कौन सा होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब बताना व्हाट विल बी द प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होगा हमारा, हम लेबर को अगर बचाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उनको रेम्युनरेशन बढ़ा सकते हैं, या उनको जो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही वो फैसिलिटी हम बढ़ा दें, लेकिन वो जैसे ही उससे रुक रहे हैं तो बताना हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं रुकते हैं तो फिर कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उनकी जगह किसी को क्या करना, मेरे को रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तो लिख लो, ये लिख लो इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ लेबर टर्नओवर, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ लेबर टर्नओवर, cost associated with labor turnover। Preventive costs, these are those costs which are incurred to keep the labor, medical service, welfare scheme, pension scheme. Replacement cost of recruitment, training cost, abnormal breakage, inefficient worker, opportunity loss of contribution due to foregone of the sales, due to foregone of sales। Panglima. due to foregone of sales। चलो हो गया रीना, Yes, sir. चलो अच्छा। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट एसोसिएटेड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या हमारा, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल को हमको रोकने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कुछ एम्प्लॉय रुक जाए, तो दैट विल बी प्रिवेंटिव कॉस्ट। कुछ चले गए, उनकी जगह जब आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग कॉस्ट, एबनॉर्मल ब्रेकेज। हो सकता है जब उन्होंने सीख लिया, ट्राई हमने कहा कि ठीक है चलो आ जाओ, अब क्या करो, प्रोडक्शन पे लग जाओ। और प्रोडक्शन जब शुरू किया तो प्रोडक्शन हमारे क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए, अदर्स हो गए, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, एबनॉर्मल ब्रेकेज कॉस्ट। इनएफिशिएंट वर्कर, हाँ इनएफिशिएंट, जो पहले काम 10 घंटे में हो रही थी अब कितने घंटे में हो रही है, 15 घंटे में, तो एक्स्ट्रा जो 5 घंटे का पेमेंट है दैट विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस, हाँ कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, बताना रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में समय गया होगा,
अगर हमारे पास वो वर्कर रहे होते तो वो समय सेव होता, वो टाइम जब सेव होता तो उसमें प्रोडक्शन होता, सेल करते तो हमें कंट्रीब्यूशन गेन होता। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फॉरगॉन ऑफ द सेल्स, मतलब ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट करने की वजह से जो सेल्स नहीं हो पाया तो सेल्स न हो पाने की वजह से उसमें हमारा जो भी लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस, कौन सा हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस, कंट्रीब्यूशन, वो हमारा कवर अप हो जाएगा। तो आज यहाँ पे फटाफट ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, ओवर होता है बच्चों लोग, ओवर। चलो आजो स्टडी मैट पे आजो, सीट आज इसकी मिल जाएगी आप लोग को। गया तो है सबको क्या? ना आदित्य और सुनिधि मैसेज नहीं आया था ना आपको, नहीं सर। इसीलिए प्रियांश भी आज नहीं आया। चलो ये वाले क्वेश्चन नोट कर लो, 6 क्वेश्चन इस सीट में मिल जाएगा आपको, सीट में रहेगा सारा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 62 है, और ये क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, अगर आ रहा है तो आएगा ये क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारा रिप्लेसमेंट से। देखो क्या कर रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ मॉर्गन लिमिटेड इज वरी अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री, and before analyzing the cause and taking remedial step, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year. क्या कह रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ द मॉर्गन लिमिटेड इज वरी अबाउट देयर इंक्रीज लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर टर्नओवर उनका बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, लिविंग एंड कमिंग, करें कि and before analyzing the causes and taking remedial steps, causes और remedial step लेने से पहले they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year. The last year sales amounting to rupees 83 lakhs 3,300 and PV ratio was 20% last year. The total of actual number of hours worked by the direct labor force was 4.45 lakhs. 4,45,000 पूरे लेबर आवर्स काम किए थे। As a result of delay by the personnel department in filling vacancy due to labor turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. आगे कह रहे हैं the actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to trading new recruitments, out of which half of the hours were unproductive. The cost incurred consequent to labor turnover revealed analysis the following. सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग 43,820, बताना सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, लिविंग छोड़ के जा रहे थे, मैं कहा ठीक है जाओ भाई, तो उनका कुछ पेमेंट था जो सेटलमेंट करना था, तो बताना ये पेमेंट किया, तो दिस विल बी आल्सो कॉस्ट ऑफ माय लेबर टर्नओवर और नॉट, यस। रिक्रूटमेंट कॉस्ट ये भी है, सिलेक्शन कॉस्ट ये भी है, ट्रेडिंग कॉस्ट ये भी है हमारा। Assuming that the potential production loss as a consequence of labor turnover could have been sold at prevailing prices, find the profit foregone last year on account of labor turnover. Profit foregone बताना, ये तो अगर मैंने एडिशनल पेमेंट किया होगा तो एक तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया, दूसरा कौन सा नुकसान है,
जो लेबर हमारा पोटेंशियली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है 1 लाख। तो 1 लाख घंटे में हमारा सेल्स नहीं हो पाया होगा, सेल्स नहीं हो पाया तो 1 लाख घंटे के लिए क्या होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ होगा। चलो अच्छा फटाफट स्टार्ट करो इसको, बताना टोटल कितना आएगा, लिखेंगे, लिखो अच्छा, लिखेंगे कंपुटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगोन, computation of profit foregone due to computation of profit foregone due to labor turnover, computation of profit foregone due to labor turnover। बताना कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, ये सेटलमेंट कॉस्ट 43,820, रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740, सिलेक्शन कॉस्ट 12,750, ट्रेनिंग कॉस्ट है 30,490, कंट्रीब्यूशन लॉस ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आ रहे हैं नोट नंबर 1 में। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगोन ये, और कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू सेल्स फॉरगोन, चलिए हो गया। Yes, Pramod. कंट्रीब्यूशन लॉस ड्यू टू सेल्स फॉरगोन प्रॉफिट ये निकाल लो। टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितना था बताना, 4,45,000, 15,000 अनप्रोडक्टिव था, 15,000 अनप्रोडक्टिव था, कहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, the actual direct labor hours included 30,000 hours attributable to trading new recruitment, out of which half of hours were unproductive। मतलब 30,000 में से 15,000 क्या था, अनप्रोडक्टिव। तो 4,45,000 में 15,000 हमारा क्या है, अनप्रोडक्टिव है। तो जितना भी हमने सेल्स किया है 83,03,300 वो कितने लेबर आवर्स में किया है, 4,30,000। तो कंट्रीब्यूशन भी जितना मुझे पिछले साल मिला होगा 4,30,000 घंटों के लिए, तो 1,00,000 घंटों के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ पे लिख लो। टोटल प्रोडक्शन आवर्स 4,45,000। हाँ तो पिछले साल के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे ना, उनको वरी था क्या कहता कि सर हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ने की रीजन को एनालिसिस करने से पहले उन्होंने ये देखा कि हमारी कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, और कितना मेरा आर्ट्स नुकसान हुआ है ड्यूरिंग द सेटलमेंट, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो 4,45,000 तो पूरा काम हुआ था, 15,000 अनप्रोडक्टिव, तो एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स कितना हुआ, 430। तो 43,03,300 का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 16,60,660। अब बताना ये 4,30,000 घंटों में हमने इतना कंट्रीब्यूशन कमाया था, और 1,00,000 घंटों में कितना और कंट्रीब्यूशन मिल सकता था, 3,86,200, जो कि न मिलने की वजह से हमारे लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये हो जाएगा 3,86,200, इसको बना दो। बस इससे ज्यादा लेबर में आपको आएगा नहीं, है भी नहीं इससे ज्यादा, फुल फ्लेज हम लोग कवर कर। कौन से कराते हैं वो तो
बेस्ट है ही ना, उसके अलावा भी मैं 80 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उस 80 से बाहर आना ही नहीं। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं। मिस्टर बेन इज पेड हायर वेजेस देन मिस्टर अकोन। अच्छा देखो थोड़ा सा ना, जो एमसीक्यू आएगा नाम पे भी भरा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग की आदत बनी होती है मिस्टर ए बी सी डी ई एफ, तो वो थोड़ा सा एडॉप्ट नहीं कर पाते हम लोग एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो ये केवल मिस्टर बेन देने से क्या फायदा, मिस्टर बी तो कर सकता है एग्जाम में। मिस्टर बेन, बी, बेन का मतलब बी पढ़ लो। मिस्टर बी इज पेड हायर वेजेस देन मिस्टर ए, तो देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज सेम, दोनों का नॉर्मल वेजेस क्या है, सेम है। मिस्टर बी गेट्स हायर पेमेंट एज अंडर हाल्से सिस्टम देन दैट टू मिस्टर ए एज अंडर रोमन सिस्टम। मतलब बी को जो पेमेंट हो रहा था हाल्से स्कीम के अकॉर्डिंग, ए को रोमन के अकॉर्डिंग। फिर द टोटल टाइम अलाउड टू मेक द सेम प्रोडक्ट इज 75 आवर्स। However, मिस्टर बेन 60 आवर्स, मिस्टर ए कितने 45 आवर्स। अब बताना बी ने कितना टाइम सेव किया 15, और ए ने कितना टाइम सेव किया 30। The production of product also involve other costs that are not traced directly to the product, like salary to quality assurance manager, factory rent, supply, salary to production supervisor, electricity consumed, which comes to 2,26,800, leading to factory overhead rate being 120 per man hours actually worked। क्लियर हुआ चीजें। वो कह रहा है कि इनके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी था, और जो कि वो टोटल ओवरहेड कितना आ रहा था 2,26,800, और इसको पर मैन लेबर आवर्स से जब हमने डिवाइड किया तो 120 रुपए पर मैन लेबर आवर्स आया।
द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मिस्टर ए कम टू रुपीज 1,25,600। गुड क्वेश्चन है। एंड मिस्टर बी कम्स टू रुपीज 129,600। केवल और केवल पता है आपको, सेम क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था उसको थोड़ा सा एनालिसिस फॉर्म में दिया है, एनालिसिस फॉर्म में दिया है और कोई फॉर्म में नहीं दिया है। कल वाले क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं थे, केवल डायरेक्टली क्या किया था, लेबर सॉरी फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड 120 पर आवर्स, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड टोटल फाइंड आउट किया गया, 2,26,800 आया, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ लेबर आवर्स से, तो 120 रुपए पर मैन आवर्स आ गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द नॉर्मल वेजेस रेट अलोंग विद कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बताना मटेरियल के लिए क्या ले ले, एक्स और एक्स, ये एक्स हो गया और एक्स हो गया। वेजेस के लिए बताना बी में बेंज और ए एकन में, बताना क्या लग रहा है, बी में हाल से लग रहा है और एकन में क्या लग रहा है, रोवन। अब बताना ये कितने घंटे काम करते हैं, 60 घंटे, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा वाई, प्लस सेविंग कितने घंटे कर रहे हैं, 15, 15 का 50%, 7.5 इंटू वाई, ये लेबर हो गया। सेम चीज इधर करेंगे हम लोग, तो अच्छा इसको दो नंबर दे रहा है, 2 मिनट लगना भी है, बहुत प्रॉपर वे में थोड़ी करना है आपको। चलो आ जाओ, बताना बी और ए, मटेरियल ले लिया एक्स और एक्स, देखो रफ इसी तरह करना है रफ में। लेबर कॉस्ट की अगर बात करें तो बताना कितने घंटे काम कर रही है, टोटल 60 घंटे, 60 इंटू वाई, प्लस कितना सेव कर रहा है, 75 माइनस 60, 15 का 50% इंटू वाई, ये हो गया टोटल 67.5 वाई। यहां पे बताना ये कितने घंटे में काम कर रहा है हमारा, 45, तो 45 वाई, प्लस बताना टाइम सेव कितना हो गया, 30 इंटू कितना टाइम टेकन, 45 डिवाइड बाई 75 इंटू क्या हो जाएगा वाई, रोमन वाले से, तो कितना आ रही है 18 वाइस, तो इसका मतलब 63 वाई। अब बताना ये हो गया हमारे पास लेबर कॉस्ट, प्लस बताना ओवरहेड, और ओवरहेड 1 घंटे का करे 120 रुपए है, इंटू बताना कितने घंटे, 60 घंटे काम करते हैं, 120 इंटू 45 घंटे काम करते हैं, तो 120 इंटू 60 7200 रुपए, 120 इंटू 40 45 5400 रुपए। और ये कह रहा है कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, दिया हुआ है 1,25,640, 1,29,600 रुपए, 1,25,640, 1,29,600 रुपए, यही आ रहा है हमारा। अब इसको सॉल्व कर दो, इनमें से इसको माइनस कर दो भाई, 1,25,640 माइनस 7200, 1,18,440, 29,600 माइनस 5,400, 1,24,200। अब इसका बना लो इक्वेशन, x प्लस 67.5 इज इक्वल टू 1,18,940, x प्लस 63y इज इक्वल टू 1,24,200, ये कैंसिल कर दिया, कितना आया मेरे पास 4.5y, कुछ गड़बड़ है क्या, इसमें वहाँ पे 4800 होगा ओवर इसमें एक अच्छा ये 48 है, यस सर। क्यों ये 45 है ना, 45 है ना, अच्छा ओके सर, मेरे को 40 लगा। इसको बताना कितना आ रहा है, 5,000, 1280 को दे रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो बी का ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 1,18,440, बी का प्राइम कॉस्ट हाँ वो 440 होगा। 440 ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अच्छा 1x प्लस 67.5y 1,18,440 ना, हमने ये तो नहीं रीड कर लिया उल्टा। हाँ ये देखो ये है उल्टा दे दिया है नालायक ने। मिस्टर ए का 1,25,640 है, मुझे लग रहा था वो 1,29,600 ये दे दिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मिस्टर ए मतलब यहाँ इससे यहाँ पे क्या खेलने की जरूरत थी उसको, मतलब ऊपर बी से स्टार्ट किया है और कॉस्ट किससे दिया है, ए से, ध्यान रखना है, मतलब आके फाड़ दो। ए का दिया है 1,25,640 और 29,600 माइनस 5,400 एक भी 240 और ये कितना आ रहा है 1,22,400। अब सॉल्व करो, 1,22,400 1,20,240 कितना है, डिवाइड कर, बस हो गया। 480 वाला कौन सा है, बस आगे कुछ करना नहीं, करेक्ट सही है। 2 नंबर में बहुत ठीक है, एक ही तो निकालने ना आपको केवल 480 वाला। अब हाँ अगर 480 ये भी होता तो तब मटेरियल आपको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट बच्चों ये भी इजी है, ये भी इजी है। कैलकुलेट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड, ये सीट का है सेम क्वेश्चन, ठीक है नहीं ओवरहेड का देख रहे हैं, लेबर कहाँ दिया है और चलो ये आ जाओ, ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है, ठीक बेस्ट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना, बेस्ट क्वेश्चन है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 था कि अगर सीवी इज वर्किंग बाय इंप्लाइंग, ये कितने 10 मार्क्स का दिया, कितना दिया 4 नंबर का दे रहा है। हाँ स्टडी मेट का क्वेश्चन है सेम, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल लास्ट वाला, और नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, आ जाओ यहाँ पे देखो। CV is working by employing 10 skilled worker. It is considering the introduction of some incentive scheme, either Halsey scheme with 50% bonus or Rowan scheme of wages payment for increasing the labor productivity to cope with the increased demand for product by 25%. आगे नहीं पढ़ना है, पहले तो आपको समझना है फिर एनालिसिस करना है, यही एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अब बताना लेबर, अभी तक इसके पास 10 स्किल वर्कर है, काम कर रहे हैं बेचारे। अब बताना जब काम कर रहे तो ये हालसी स्कीम और रोवन स्कीम को क्या कर सकता है, अप्लाई करना चाह रहा है। बताना क्यों अप्लाई करना चाह रहा है, क्यों अप्लाई करना चाहता है। अगर वो अप्लाई करेगा तो लेबर इफिशियंसी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लेबर इफिशियंसी प्रोडक्टिव बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन उसका कितने से बढ़ जाएगा, 25%। लिखा हुआ है द डिमांड इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, सॉरी डिमांड जो प्रोडक्ट की बढ़ गई वो कितने से बढ़ गई, 25% बढ़ जाने की वजह से अपने लेबर प्रोडक्टिविटी को क्या करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। अब मेरे को ये बताना जब तक ये वर्कर हाल से रोवन नहीं आया था तो भी तो काम कर रहे थे, तो जितने घंटे वो काम कर रहे थे पहले, दैट विल बी माय स्टैंडर्ड आवर्स। अब उतने घंटे में अगर 10,000 यूनिट बना रहे थे, अब उतने ही घंटे में 25% बढ़ के यूनिट बन रहा होगा। क्लियर हुई चीजें। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, करना कुछ नहीं है, 10,000 यूनिट पहले उतने ही घंटे में बढ़ रहे थे और अब यूनिट 12,500 बढ़ गया है, तो इसका मतलब एक्चुअली में अब 10,000 केवल बनाते तो कितने घंटे में बनाते, वो फाइंड आउट करके फिर हमें क्या करना है, सेविंग निकालना है। आ जाओ आगे चेक करते हैं, आगे कह रहा है
Currency feels that a proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the workers. Wow. It would act as sufficient incentive for them to produce more and CS accordingly give the assurance to the worker. ये बताना पूरी लाइन ये कहना क्या चाहता है आपसे, बताना पूरी लाइन क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है. CV is working by implying 10 skilled worker. It is considering, कौन consider कर रहा है, CV, the introduction of some incentive scheme or Roman scheme of wages payment for increasing the labor productivity to cope up with the increased demand for product by 20%. She feels that ऐसा करने से if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, it would act as sufficient incentive for them. वो कह रहे कि अगर मैं हाल से रोवन लगाना चाहती हूँ तो हाल से रोवन अप्लाई करने से अगर वर्कर की पहले जो अर्निंग्स थी वो 20% बढ़ गई तो हमारे लिए बेस्ट है, और नहीं बढ़ती तो हमारे लिए बेस्ट नहीं होगा. तो इसका मतलब यू हैव टू सिलेक्ट which one is the best, present situation is the best या हाल से is the best और रोमन is the best. अब बताना हाल से रोमन कब बेस्ट होगा, उन दोनों में जब 20% से ज्यादा क्या हो जाएगा, अर्निंग्स बढ़ेगी, किसकी, वर्कर की. नहीं बढ़ती तो दोनों ही हमारे लिए बेस्ट नहीं है. अब आगे कह रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एश्योरेंस the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures of the current month. Very good. Karla only rate of wages guaranteed 2 रुपए per hours. Average time for producing one piece by one worker at the previous performance 2 hours. पहले एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते थे. अब बताना दिस विल बी स्टैंडर्ड टाइम और नॉट. अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम. अब करें कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ 25 डेज. Number of working hours per day for each worker 8 hours. Actual production during the month कितना है, 1250. Calculate effective rate of fundings per hours under Halsey scheme and Roman scheme. तो निकाल लेते हैं. चलो आ जाओ. सीट का ये क्वेश्चंस. अब मेरे को ये बताना इनका डेटा क्या है. सॉल्यूशन नोट. नॉर्मल वेजेस रेट कितना है, 2 रुपए पर आवर्स. क्लियर. नॉर्मल वेजेस रेट 2 रुपए पर आवर्स. ऑनली रेट ऑफ वेजेस कितना है, 2 रुपए पर आवर्स. क्लियर. अच्छा, वेजेस पर पीस अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, अभी देखो रिक्वायरमेंट नहीं, हम नहीं लाते हैं बीच में. अगर वेजेस पर पीस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 2 into 2 4 रुपए. नहीं लाना चाहते. बताना स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है इनका, 2 hours पर यूनिट, 2 hours पर यूनिट. अब बताना एक्चुअल आउटपुट कितना बना, 1250. तो बताना टोटल स्टैंडर्ड टाइम पर मंथ कितना होना चाहिए, 1250 इंटू 2 2500 आवर्स. यहाँ तक क्लियर. मतलब ये इतने घंटे स्टैंडर्ड थे. एक्चुअल आवर्स कितना लगा, एक्चुअल आवर्स कितना लगा बताना. एक्चुअल टोटल टेकिंग टोटल एक्चुअल आवर्स पर मंथ कितना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे देखो कितने स्किल्ड वर्कर थे, 10. एक महीने में कितने दिन, 25. तो 10 वर्कर 25 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितने घंटे, 8. टोटल कितना आ गया,
2000। ये है हमारा हो गया खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। बच्चा केवल कंफ्यूज है एक्चुअल निकालने में और किस में निकालने में, स्टैंडर्ड। हो गया खत्म, कुछ था प्रीवियस परफॉर्म क्या तो बढ़ जाने का। हाँ उसमें क्यों सोचना है मुझे एक्चुअल तो दिया है ना कि हमने पूरा का पूरा कितने यूनिट बनाए 1250। तो 1250 बनाने में मुझे कितने घंटे पहले लगना चाहिए था, 2500 घंटे। और आज कितना लग रहा है 2000। तो सेविंग कितना हो गया, टाइम सेव्ड 500 आवर्स। हो गया खत्म, कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलो आज पॉइंट 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट या फिर टोटल अर्निंग्स। पॉइंट ए, अंडर हाल्सी स्कीम। 4 नंबर में देने का मतलब पता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप उसको टिपिकल बनाने हो। 4 नंबर जब भी दिखे, ये 10 नंबर में दिया होता तब कुछ नया बनना है। ये भी तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन कॉस्टिंग। हाल्सी स्कीम बताना, लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्यों सुनिधि कितना होगा, नॉर्मल वेजेस प्लस क्या कर दे हम लोग, बोनस। नॉर्मल वेजेस कितने घंटे काम कर रहा है, 2000 इंटू 2 रुपए। टाइम सेव कितना 500 इंटू 50% इंटू 2 रुपए। तो 4000 प्लस 250, सॉरी 500, 4500 रुपए। बी रोमन, लेबर कॉस्ट 2000 इंटू 2 रुपए प्लस बोनस। टाइम सेव कितना है 500 इंटू टाइम अलाउड, दो टाइम टेकन 2000 डिवाइड बाई 2500 इंटू 2 रुपए। तो 4800 रुपए, ठीक है ना। ठीक, 4800 कर लो, ए पॉइंट खत्म। जहाँ पे डाउट हो डाउट बताइए। मैग भी इसीलिए नहीं आई आज।
Now the second, calculate the saving of Navya in terms of direct labor cost per piece under the above scheme. बहुत आसान है ये देखो, point number 2, saving in per piece. बताना पहले कौन सी स्कीम्स पे कर रही है वो, हाल से बताना, कॉस्ट पर पीस बताना, हाल से में कितना पेमेंट आ रहा है उसको, 4500, कितने पीस का, 1250, तो पर पीस कितना हो गया, 3.6, 3.6। प्रीवियस क्या आ रहा था बिफोर हाल से, कॉस्ट पर पीस बिफोर हाल से। अब मेरे को बताना 1 घंटे का कितना पे कर रही थी वो पहले, 2 रुपए, और 1 यूनिट कितने घंटे में बन रहे थे, 2 घंटे में, तो 2 इंटू 2, 4 रुपए। मतलब 1 घंटे का पेमेंट था 2 रुपए, और आवर्स पर पीस कितने लग रहे थे, 2। तो दिस विल बी व्हाट, आवर्स रेट, दिस विल बी व्हाट, आवर्स पर पीस। 4 रुपए पहले लग रहे थे, हाल से आने से अब सेविंग कितना हुआ पर पीस में, सेविंग पर पीस 0.46। ऐसी रोमन का ले लो, रोमन स्कीम, तो बताना कॉस्ट पर कितना आ रहा है पीस, 4800 डिवाइड बाई 1250 कितना आया, 3.84, और कॉस्ट पर पीस बिफोर कितना हो गया, 4 रुपए। तो ये हो गया कितना, हो गया खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था। छह में सबसे आसान भी कॉस्ट है, टफ भी कॉस्ट है। अरे वो आते हैं, वो तो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आते हैं, मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ कैसे हो। चलो बताना क्यों, आदित्य क्लियर, सुनिधि, रीना, पिंकी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड केस करें, एडवाइस, ये आ गया अब आपकी बातें, एडवाइस नव्या अबाउट द सिलेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल हर एस्योरेंस। अब आएगा ना, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको करने के लिए 2 तरीका मेरे पास। देखो सबसे पहले बताना, अगर मैं हाल से बात करूं तो 4500 रुपए हमारी टोटल लेबर कॉस्ट आ रहा है। अब अगर मैं हाल से की बात करूं तो 4500 डिवाइडेड बाई, ये कितने घंटे के लिए मैं पेमेंट करने जा रहा हूं, बताना कितने घंटे के लिए, 2500 के लिए, सॉरी 2000 के लिए, 2000 घंटे के लिए। इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर्स कितना है,
2.25। और पहले पर लेबर आवर्स कितना आ रहा था? इंक्रीजिंग लेबर आवर्स 25 पैसा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ? 12.5%। उसने एश्योरेंस कितना दिया है अर्निंग बढ़ेगी आपकी 20% से। तो इसका मतलब हाल से इज नॉट अ बेटर, एश्योरेंस के अगेंस्ट में जा रहा है। पता ना 4800 डिवाइड बाई 2000 कितना आ गया? 2.40 एंड 2 बताना कितना बड़ा? डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कितना आया? तो दैट विल बी बेटर इज लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा है? पता ना 2000 घंटे में कितना कमा रहा है? 4500। पहले 2000 घंटे में कितना कमाता? 4000। इंक्रीज कितना हुआ? डिवाइड बाई 4000 इंटू 100। क्लियर नॉट? चलो आ जाओ करते हैं। चलो आ जाओ, ये बताना, ऑनलाइन वाले भी बताना। थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट? एडवाइस नव्या अबाउट द सिलेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल हर एश्योरेंस। ऊपर हम ऊपर क्या नव्या 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 दे दिया, वहां से कॉपी पेस्ट बताओ दो क्या? मतलब स्टडी मैट में नव्या ही नाम दिया हुआ है, मतलब अब यहाँ पे देखो सीवी होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? सीवी। चलो कोई इशू नहीं है। अब बताना एडवाइस सीवी अबाउट द सेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल हर एश्योरेंस। अब बताना सीवी क्या एश्योरेंस दे रही है? भैया आपका जो है ना प्रेजेंट अर्निंग से एवरेज कितने परसेंट से बढ़ोगी? 20% से। तो देख लेते पहले, आ जाओ पॉइंट नंबर थर्ड, इवेल्युएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी। प्रेजेंट अर्निंग्स पर आवर्स 2 rupees and earnings per hours अंडर हाल से कितना? 4500 डिवाइड बाई 2000 2.25। इंक्रीज इन अर्निंग्स ऑफ वर्कर पर आवर्स 0.25। परसेंटेज इंक्रीज 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कितना गया? 12.5%। सेम चीज है, प्रेजेंट अर्निंग 2 रुपए, अर्निंग्स अंडर रोवन कितना है? 4800 डिवाइड बाई 2000 2.4। इंक्रीज कितना हुआ? 0.4। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 0.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 20%। विच वन इज द सिलेक्शन? रोवन। क्लियर? नोट कर लो इसको।
चलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये टोटल कितने नंबर का लेबर हुआ आपका, 6 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर का देंगे क्वेश्चन एग्जाम में। एक तो ये 6 नंबर में आपका दिया ना इन्होंने क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताना रेंट पेड फॉर फैक्ट्री कहीं नहीं जाएगी, एडमिन का पार्ट है ही नहीं। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, एडमिन। फीस पेड टू ऑडिटर, एडमिन। सैलरी पेड टू सेल्स मैनेजर, सेलिंग में। व्हीकल हायर चार्ज पेड फॉर डायरेक्टर्स अटेंडिंग जनरल मीटिंग, एडमिन। wages paid to worker engaged in the storing goods at sales depot, डिस्ट्रीब्यूशन ना, सेल्स डिपो। सेल्स डिपो में हम स्टोर करने के लिए लेबर को पेमेंट करते हैं, तो कहां पे जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिपो किस लिए यूज किया जाएगा। आगे करें, ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग। कॉस्ट पेड फॉर सेकेंडरी पैकिंग, सेलिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर ऑफिस, सेलिंग। डेप्रिसिएशन ऑन गुड्स डिलीवरी व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन। बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ फॉर अचीविंग टारगेट, सेलिंग। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडमिन। 6 नंबर में चलो आ जाओ। चलो इसके साथ हमारा लेबर खत्म होता है, क्लियर। आ जाओ, एमटीपी और एमटीपी थी ना, ये वाले MTP1, MTP1 भी देख लेते हैं। इसका भी हम कराते हैं आपको डिस्कशन। ये दिया क्वेश्चन नंबर 11, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, the rate of change in composition of employee force over the average number of employee for the year is computed at 9% under separation method. However, the same rate is computed as 15%, 30% under the replacement method and flux method. Considering the average number of employee on roll during the year as 200, find out the number of employee replaced, left and discharged, recruited and joined. अब बताना, सबसे पहले बताना हमारे पास कह रहे हैं कि रोल ड्यूरिंग द ईयर कितने थे, 200, और अंडर द सेपरेशन मेथड कितने आ रहे हैं हमारे पास, 9%। तो नंबर ऑफ सेपरेटेड डिवाइड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 9, 9%। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 इंटू 9, या तो इसको 9 कर दो, इसको क्या कर दो, 2 कर दो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हो गए, 18। तो कौन सा हमारा आंसर है, खत्म हो गया। नहीं नहीं, गलत कर दिया क्या, ठीक है ठीक है, 9% अंडर सेपरेशन था, नहीं ये नहीं हुआ, 18 बीच में कहीं दिया हुआ है, हाँ सी होगा, या तो कौन होगा हमारा, डी होगा, डी या सी। क्लियर, आ जाओ। ए और बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये जो मेथड निकाला ना, किसके लिए निकाला, सेपरेशन, और पहले क्या पूछा आपसे, रिप्लेसमेंट पूछा है, सेपरेशन ये वाला आएगा, लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज वाला। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमारे पास 15% है जो किसका है, रिप्लेसमेंट है, तो सिंपल सी 15 इंटू 2 30, 30। तो सी इज द करेक्ट, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू अप्लाई, अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तब तो आप किस मेथड समझा के पास कर सकते हैं, सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि बीच में देखो लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का मतलब ही हमारा क्या है, सेपरेशन है, और ये हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट। तो हमने 18 जो पाया, तो इसका मतलब सेकंड आंसर 18 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेकंड आंसर है ही नहीं कोई, 18 यहाँ पे दे दिया है बाहर, यहाँ पे है ही नहीं बाहर, तो इसका मतलब ये 18 है यहाँ पे बीच में, तो इसका मतलब ये हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है। अब दूसरा निकाल ले रिप्लेसमेंट,
रिप्लेसमेंट के लिए तो बता रहा है ना कितना है रिप्लेसमेंट हमारा, कह रहे 15% है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे 200, तो 200 का 15% कितना हो गया 30, तो ये हो गया हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। एक और दिया होगा ना 4 नंबर का, ये है ना 4 नंबर। देखो यहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वांट टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर विथ अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। पीस वेजेस रेट है 10 रुपए, 10 रुपए पर पीस है, वीकली वर्किंग आवर्स है 40, आर्ली वेजेस रेट है 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए पर, अब बताना 40 रुपए पर आवर्स। अब सुनो 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 सुनो, आगे नहीं पढ़ना है, आगे नहीं। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइम कितना दे रहा है आपको 15। आज यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट फॉर ए वीक 176 पीस, और बी कितना कर रहा है 146 पीस, 140 पीस। अंडर हालसी स्कीम वर्कर गेट बोनस इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर हालसी एंड रोवन। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, ये तो कुछ नहीं दिया है। अब मेरे को देखो कैसे करना चाहती हूँ मैं, कैसे करना चाहता हूँ, इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। बताना वर्कर एक सप्ताह में कितने घंटे काम करते हैं 40, और स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना है, तो 40 घंटे में कितने यूनिट बना सकते हैं 160, और ये कितना बना रहा है, एक तो पीस बेसिस पे होगा, या तो दूसरा तरीका देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। बताना 40 घंटे हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड टाइम है एक सप्ताह में, क्लियर। अब मेरे को बताना 176 पीस बनाने के लिए, सॉरी ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्चुअल, एक सप्ताह में हम कितने घंटे काम कर रहे हैं 40 घंटे, 176 पीस बनाने के लिए कितना टाइम लगता, डिवाइड बाई इंटू इंटू 15, क्योंकि सॉरी कितने घंटे लगते बताना, 15 मिनट हमारे लग रहे हैं पर पीस में 15 मिनट, तो इंटू 15 डिवाइड बाई क्या कर दिया 60, क्योंकि एक घंटे में कितने आवर्स 60, तो बताना कितने आ गए टोटल 44, और कितने घंटे में बना रहा है वो 40, तो 4 घंटे क्या हो जाएगा टाइम सेव, और एक घंटे का वेजेस रेट कितना है 40, तो इसका मतलब 1600 प्लस 4 घंटे सेविंग है अंडर हाल से, 2 इंटू 40 80, तो पहला हो जाएगा 1680। दूसरा क्या हो जाएगा बताना, रोवन में 4 इंटू कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 44 इंटू 40, ये बोनस हो जाएगा, कर लो प्लस 1600, 1745 रुपए 45 पैसा, हो गया खत्म, 4 नंबर। क्या तक क्लियर और नॉट, बताओ ना बच्चों लोग यहाँ तक क्लियर और नॉट बोलो। चलो आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट विल बी द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और सेम चीजें फिर बी का फॉलो कर लो ना, सेम हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ जाओ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एग्जाम में 100% आना ही आना है 100%, लेकिन हाँ चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट।